तो दोस्तों एक नाम याद रखो, मिस्टर SK मोहंती। ये एक होल टाइम मेंबर हैं सेबी के अंदर, मतलब वहाँ पे काम करते हैं, और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है एक फ्रॉड के खिलाफ, और इतना इन डेप्थ एनालिसिस, मतलब इंस्पिरेशन बन गए हैं हमारे लिए कि किस तरीके से आगे से हमें भी इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है या कोई भी एनालिसिस करना है, कितना इन डेप्थ जाया जा सकता है। यहाँ पे बात हो रही है 30 करोड़ के फ्रॉड की। एग्जैक्टली बताऊं, 30,55,89,668 रुपये 96 पैसे का ये फ्रॉड है, जो कि वीरेश जोशी नाम के एक डीलर ने किया है, जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में काम किया करते थे। हालांकि जैसे ही एक्सिस म्यूचुअल फंड को पता लगा कि ये बंदे ने फ्रॉड किया है, उनको निकाल दिया गया था। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपनी तरफ से एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी थी, लेकिन ये फ्रॉड क्या था? अब देखो यार, सेबी ने बनाई है 96 पेज की रिपोर्ट, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस, लेकिन हमने भी कुछ रिसर्च करने की कोशिश की है, बट हम 3-4 पेज का ही कर पाए, बट समराइज़ किया है, और ताकि इस वीडियो में आपको जो टेक्निकल बातें हैं वो आसान भाषा में समझा सकें। देखिए, सेबी का एक रेगुलेशन है PFUTP, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर कुछ फ्रॉड होता है या अनफेयर तरीके से ट्रेडिंग की जाती है तो उसके अगेंस्ट एक रूल बना हुआ है। फ्रंट रनिंग उसी का एक तरीका है जो अनफेयर तरीका है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो अपने प्रॉफिट के लिए, और वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो ये बाकी के इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से गलत बात हो जाती है और आपके लिए फायदे की बात हो जाती है। ये अलाउड नहीं है, इलीगल है। अब इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से ये PFUTP और ये जो पर्टिकुलर केस हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है 30 करोड़ का, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन से ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें किस तरह से ये चीज़ सामने आई, क्लियर कैसे हुई, सामने पता कैसे लगा सबको, और अब सेबी उसके ऊपर क्या कर रहा है, उन लोगों को क्या सजा दी गई है, ये सब कुछ इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये फ्रॉड किस तरह से होता है। देखिए, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, जो स्टॉक हाउसेस, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां होती हैं, इनके पास आइडिया होता है कि कौन सी बड़ी कंपनी कहाँ पे पैसा लगाने वाली है। इनके यहाँ फंड मैनेजर्स का रिक्वेस्ट आता है कि भैया हमें स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के ये 2 लाख 3 लाख शेयर खरीद लो। अब जब आप और हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम मान लीजिए कि रिलायंस का 2,500 का शेयर है, उसके 10 शेयर खरीद लेंगे, 25,000 रुपये अगर हमारे पास है तो 10 खरीद लेंगे, 20 खरीद लेंगे, 50 खरीद लेंगे। लेकिन ये लोग लाखों रुपए में खरीदते हैं। एक शेयर 3,000 का, 4,000 का हो या 2,000 रुपए का, डज नॉट रियली मैटर, उसके हिसाब से वॉल्यूम बनती रहती है। जब भी वॉल्यूम पे बाइंग होएगी ना दोस्तों, तो उस केस में जितना क्वांटम आपने उठाया, जितना स्टॉक आपने उठाया, उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर आप स्टॉक क्वांटम में स्टॉक्स को बेचते हैं, मान लीजिए कि राकेश झुंझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर जो हुआ करते थे, उन्होंने कह दिया कि मैं टाइटन में अपने 2% शेयर, मतलब मैं अपने 20 लाख शेयर बेच रहा हूं, तो उससे शेयर प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। या दमानी जी ने कह दिया कि अगर मैं टाटा मोटर्स में खरीद रहा हूं 10 लाख शेयर, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक तो न्यूज़ से, ऊपर से बल्क बाइंग के कारण। तो यहाँ पे जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी कि इतने लाखों के शेयर खरीदे जाने वाले हैं, और उससे पहले अगर आप अपना ऑर्डर लगा दें, क्योंकि पता तो है स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसको कहते हैं फ्रंट रनिंग। अब ये सोचिए कि जिसके पास ये वाली इंफॉर्मेशन है कि बल्क तरीके से बाइंग करने वाले ऑर्डर्स कौन कौन से स्टॉक में कितनी क्वांटिटी में आने वाले हैं, कौन से प्राइस पे खरीदने वाले हैं, कौन से प्राइस पे बेचने वाले हैं, तो वो तो बेटा वो तो हीरे की खुदान पे बैठा है, उसको पता है कि वो कितना पैसा कमा लेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली भी अपने पैसे लगवा सकता है, मतलब डायरेक्टली नहीं लगवाएगा लेकिन इनडायरेक्टली रूट्स के थ्रू, नहीं तो एक काम ही शुरू कर सकता है कि मैं सबको बताता हूँ और सबसे कमीशन लेता हूँ। लेकिन इस केस में जो फ्रॉड है, इसमें ऐसे ही एक इकोसिस्टम थोड़ा बड़ा सोचा गया है, थोड़ा बड़ा गेम बनाने की सोची गई है, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि फ़ायदा सिर्फ 30 करोड़ रुपए का हुआ है, लेकिन अगेन ये एक नहीं, ऐसी बहुत सी डील शायद पहले भी हुई होंगी, हमें नहीं पता। अब दोस्तों पहले ये समझ लीजिए कि जो ये फंड मैनेजर होते हैं या जो डीलर होते हैं, इनका काम क्या होता है। फंड मैनेजर का काम होता है कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कौन से प्राइस पे खरीदना है, कब बेचना है, क्वांटिटी है, स्कीम नेम कौन सी रखूँ, इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है। लेकिन साथ में आता है डीलर, जो कि इन सब के सब स्टॉक्स को, शेयर्स को, क्वांटिटी को अवेल करता है, मेक श्योर करता है कि ऑर्डर प्लेसमेंट हो, एग्जीक्यूट करवाता है, चाहे ब्रोकर्स इकट्ठे करने हो, चाहे उसको टर्मिनल इकट्ठे करने हो, उसका काम ये होता है कि एग्जीक्यूट हो जाए। अब देखिए, जब तक आप एक्चुअल में ऐसा काम करते हैं तो आपको ऑफिस में जाते हुए अपना फ़ोन बताना पड़ता है, कितना फ़ोन है, कितने फ़ोन है, क्या नंबर है, और ऑफिस के अंदर जाके जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है वो कहीं आप लेके नहीं जा सकते। एक सिक्योरिटेड एरिया होता है, किससे आके बाहर डिस्कस नहीं कर सकते, इलीगल माना जाता है। लेकिन फिर आ जाता था कोविड में आया था टाइम ऐसा जब आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो ऐसी जो बंदिशें होती थी ना, वो बंदिशें कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। अब उस टाइम का कुछ लोगों ने बहुत
फ़ायदा उठाया, गलत फ़ायदा उठाया, अपने लिए फ़ायदा उठाया, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास थी वो बिना किसी रुकावट के दुनिया से शेयर कर रहे थे, अपना पैसा बना रहे थे। और ऑफिस में भी एक ऐसे इंसान थे जिसके बारे में केस है, वो ऑफिस में आते थे, उनके पास एक फ़ोन नहीं, एक्चुअली 2 फ़ोन थे, लेकिन बताया हुआ एक फ़ोन था, तो वहाँ पे भी अपने फ़ोन के थ्रू ही ये सब कर रहे थे। अब ये जो गेम है विजय जोशी नाम के डीलर ने की है, जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में एक तरह से उनके साथ काम करते थे, एम्प्लॉई थे। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, उन्होंने कहा बड़ी गेम खेलेंगे, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया। अभी नेटवर्क में सबसे पहले उन्होंने रखा सुमित देसाई को, जिनका काम था 25 से 30 ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के रखना, मेक श्योर करना कि उसमें ट्रेडिंग हो। ट्रेडिंग टर्मिनल चाहिए हमें, ताकि जितना भी ऑर्डर मैं दूँ लाखों का, उसमें बराबर बांट के, ताकि किसी को शक ना हो, उसको नॉर्मली एग्जीक्यूट करवा दिया जाए। और दूसरे भी थे मिस्टर ब्रिजेश कुरानी। अब इनका काम था, मिस्टर ब्रिजेश कुरानी का, कि पहले तो दुबई में बैठे थे, इनका काम था ऑर्डर एग्जीक्यूट करके देना। तो ट्रेडिंग टर्मिनल कुछ ब्रोकर्स के साथ जुड़ के उनकी कस्टमर सर्विस का बाकायदा इस्तेमाल करके आपने सेटअप किया दुबई में, और जब एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना था ना ऑर्डर, तो वो दुबई से किया। अब दुबई से किया या इंडिया से किया या अमेरिका से किया, डज नॉट मैटर, क्योंकि आजकल आईपी मास्किंग हो जाती है। बट नंदलेस एज पर सेबी रिपोर्ट्स ये दुबई से किया गया है मिस्टर ब्रिजेश कुरानी के द्वारा। अब जब एक इकोसिस्टम बन जाता है ना, तो इसमें थोड़ा सा शक ये होता है कि इकोसिस्टम में क्या ये काम एक ही बार किया गया है या ये लगातार काम ही ये किया जाता है। तो मतलब एक तरह से ये आदत हो सकती है। अभी सिर्फ 30 करोड़ का ये प्रॉफिट सामने आया है, ये जो बात सामने आई है, पता नहीं कितने 100 करोड़ों का नुकसान या प्रॉफिट कमाया होगा इन्होंने, बट एज ऑफ नाउ ये कुछ नाम आए हैं। अब ये लोगों ने दिक्कत ये कर दी है कि पकड़े गए हैं। अब पकड़े जब जाते हो ना, अब तो आप सेबी को और बता रहे हो कि किन चीज़ों पे और इनको कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ पे तार कसने चाहिए। इसलिए फ्यूचर के चोरों के लिए थोड़ी सी दिक्कत कर दी है। सॉरी, हाँ, फ्यूचर के जो चोर होंगे उनको दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि अब थोड़ी रेगुलेशन और टाइट हो जाएगी। अब विरेश जोशी के पास इन्फॉर्मेशन क्या थी? उनको ये पता था कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, किस प्राइस पे बाय करना है, कितनी क्वांटिटी पे बाय करना है, उसकी प्राइस की लिमिट क्या है, मतलब आगे चल के उसको प्राइस को अगर सेम क्वांटिटी पे मिल रहा है, सेम प्राइस पे मिल रहा है, वो क्वांटिटी तो बाय करना है, नहीं तो होल्ड करना है, उसके बाद कितने प्राइस पॉइंट पे जाके बेच देना है। ही हैड ऑल द अंडरस्टैंडिंग। उनको प्राइस मूवमेंट का भी पता था, आगे चल के कितना टारगेट प्राइस निकाल के रखना है उसका भी पता था। अब जब बल्क में ऑर्डर बाय करेंगे, जैसे शुरुआत में बताया आपको, कोई भी स्टॉक का बल्क में बाइंग होगी ना, तो एक तरीके से उसका प्राइस बढ़ना ही है। अभी आपके पास 1 लाख शेयर है कंपनी के पास, और कंपनी में कोई आ जाए और 40,000 शेयर को बढ़ते प्राइस पे 5 रुपये के एक्स्ट्रा प्राइस पे देके खरीद ले, या मार्केट प्राइस पे खरीद ले, तो बाकी लोगों को लगेगा अरे यार 40,000 शेयर खरीद गए, इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगता है। जब यहाँ पे आपके 3-4 लाख शेयर बाय कर लिए जाते हैं, जो कि इस केस में हुआ, तो प्राइस बढ़ा तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया, इन्होंने जो इनके पास इन्फॉर्मेशन, विरेश जोशी के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे इन्होंने पहले से ही अपने जो भी नेटवर्क था, उस नेटवर्क के थ्रू पैसे इकट्ठे करके वो सारे शेयर्स खरीद के रख लिए। फॉर एग्जांपल, इसमें इन्होंने ग्लैंड फार्मा नाम का एक स्टॉक है, उसको खरीदना था। क्वांटिटी रखी 2,89,517 शेयर्स, इतनी क्वांटिटी, और प्राइस था 3,630 रुपये 37 पैसे। अब ये जिस क्लाइंट के लिए खरीदना था, अभी क्लाइंट का नहीं खरीदा, अभी पहले खुद का ही खरीद के रख लिया, ताकि जब बाद में बेचेंगे ना तो क्लाइंट को ही बेच देंगे। तो क्लाइंट को अपने ही खुद के नेटवर्क से बनाया हुआ बल्क ऑर्डर 2,89,449 स्टॉक्स 3,644 रुपये 95 पैसे में बेच दिए। मतलब एक शेयर के ऊपर 14 रुपये का प्रॉफिट, टोटल करीब 40 लाख का प्रॉफिट निकाल लिया। और ये एक ट्रेड के ऊपर ऐसे पता नहीं कितने ही ट्रेड किए गए हैं मिस्टर विरेश जोशी के थ्रू। और मजे की बात तो ये होती है ना कि जो भी ऑर्डर प्लेसमेंट होता है, जैसे आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा ट्रेड करना है, तो आपको अपना क्लाइंट आईडी और पासवर्ड आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना आपके यूज़र आईडी, पासवर्ड और ओटीपी के बिना आपके अकाउंट में कोई लॉगिन नहीं कर सकता। लेकिन इनके पास ना ब्लूमबर्ग नाम के एक OMS, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, जिसमें इनको खुद का लॉगिन करना होता है, और उसके बेस पे अंदर जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट्स उन्होंने खोल रखे हैं खुद से, जैसे कॉल एंड ट्रेड होता है वैसे ही फैसिलिटी होती है। इसमें क्लाइंट का यूज़र आईडी, पासवर्ड नहीं चाहिए होता, लेकिन क्लाइंट का उसके अंदर मैपिंग होनी चाहिए। तो इनके अंदर जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स खोले इन्होंने, उनके थ्रू ये सारे बल्क ऑर्डर्स प्लेसमेंट करवा रहे थे। और यही नहीं, इसके अलावा जोमैटो, पीडीलाइट, कोटक बैंक, HDFC, चोला फाइनेंस, BAF, बजाज फिनसर्व, LTI, इन सब स्क्रिप्ट्स के ऊपर वॉल्यूम में बाइंग एंड सेलिंग की गई है, क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड का काम है शेयर बाय करना। लेकिन उनका काम ये नहीं है कि अपने ही एम्प्लॉयज़, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, खुद अपने प्रॉफिट के लिए पैसा कमा रहे हैं। इस केस में म्यूचुअल फंड, इनके जो डीलर थे मिस्टर विरेश जोशी, यही कर रहे थे। इनके पास सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं कहाँ पे पैसा लगाना है, और इनके केस में ये किए जा रहे थे। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि इनके भाविन शाह एक विसल ब्लोअर बन गए। उन्होंने कहा कि भैया, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट मिस्टर विरेश जोशी इस्तेमाल कर रहे हैं,
और मेरे को लगता है कि जितने भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं इन्होंने ही किए हैं, मेरा इससे कोई लेना देना है नहीं। और ऊपर से मिस्टर वीरेश जोशी क्या कर रहे हैं? मिस्टर वीरेश जोशी जितना भी प्रॉफिट कमाते थे इन सब डील से, अपने पिताजी और अपने भाई के नाम पे दुबई में एक कंपनी खोल रहे हैं अलग से, जहाँ पे इसकी सेटिंग वेटिंग करी जा सके, वहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाई जा सके, रेवेन्यू दिखाया जा सके, ताकि ये सब कुछ वाइट में रहे, मतलब इनको कैश में रखने की दिक्कत ना रहे। एवरीथिंग दुनियादारी में मिलू के सब कुछ वाइट में, ताकि इंडिया में भी अपने आप को आराम से दिखा सकें। मतलब सब कुछ लूप होल्स के साथ सिस्टम के, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं से चोर अपना सबूत छोड़ जाता है। मिस्टर भाविन शाह ने मेल डाला सबको बकायदा कि देखिए ये सब डिटेल्स हैं, इन्होंने ऐसा किया है, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि वीरेश जोशी के पास एक नहीं 2 फ़ोन हुआ करते थे, लेकिन जब भी वो अपने ऑफिस जाया करते थे वहाँ पे उस अपने एरिया में जाने से पहले एक ही फ़ोन को सबमिट करते थे, दूसरा फ़ोन अपने पास रखते थे। भाविन शाह ने बहुत से नाम और भी लिए हैं, ब्रोकर्स के नाम भी आए हैं, मारफातिया स्टॉक ब्रोकिंग है, उनका नाम लिया गया है कि उनके टर्मिनल यूज़ किए गए हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। देन यू हैव वुडलॉक करके एक स्टॉक ब्रोकर है। अब ये बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं, लेकिन इनके ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल करके इनको अंदर की कहानी क्या है इसके आगे नहीं लिखा गया कि ब्रोकर्स का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, लेकिन ब्रोकर्स को पता था या नहीं। ऐसे तो बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े ब्रोकर हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ का नाम भी आया है, मोतीलाल ओसवाल का भी नाम आया है, लेकिन मोर और लेस इन सब ब्रोकर्स को यही कहा जाता था कि हम एक्सिस म्यूचुअल फंड के लिए काम कर रहे हैं। उनके ऐप्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता था, लेकिन उनको शायद मोर और लेस, जहाँ तक इस रिपोर्ट का बात है, कोई खास आइडिया था नहीं कि एक्चुअल में वीरेश जोशी अपने वायदे के लिए ही ये सब की सब डील्स कर रहे हैं। मतलब इनके व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस के 2 पार्टियां आपस में बात कर रही हैं, वीरेश जोशी यूज़र ID पासवर्ड दे रहा है, डील दे रहा है, टिप दे रहा है, किसी को टर्मिनल की लॉगिन एंड पासवर्ड मिल रहे हैं। इस सब का व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। मतलब इस डेप्थ में जाया गया है। एक तो पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें फ़ोन पे बात हो रही है कि जादूगर, इनका नाम जादूगर रखा गया है वीरेश जोशी का, जादूगर जी के पास टिप्स है, बहुत सारा रिकमेंडेशंस हैं, उसका इस्तेमाल करो। गुजराती में बोला गया है तो हमें कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं, लेकिन दिस वॉज यूज्ड एज ए प्रूफ फॉर दैट मैटर। आपको अगर समझ में लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था। एक बार सुन लो। જે કન્ટેન્ટ લખીને આપ્યું છે લખીને એને કન્ટેન્ટ દેવું છે ને. અરે ભાઈ હું તમને ઈ જ સમજાવું છું કે એણે જે કન્ટેન્ટમાં કર્યો ને મેલ ઈ હું તમને મોકલું છું. ઈ નથી જોતો. ઓલાએ જે કરીને મોકલ્યો ને ઈ નથી જો જાદુગરે જે મોકલ્યો ને ઈ મોકલવાનો છે. સ્પીકર પર છું પાછો ફોન કારણ કે એનો ફોન ચાલુ છે એટલે. अब फाइनली जो सेबी की तरफ से कहा गया है कि देखिए आपने 30,55,89,668 रुपये 96 पैसे का प्रॉफिट कमाया है, वो आप वापस कीजिए 15 दिन के अंदर अंदर। 28 फरवरी को ये निकला है नोटिस, तो 15 मार्च तक का समय है जवाब देने का। अब इनके पास या तो पैसा दे दीजिए आप, नहीं तो ये क्या करेंगे, सैट के पास जाएंगे, सिक्योरिटीज एंड अपील टर्मिनल, जो कि वहाँ पे अपना केस रखेंगे। अब सैट ने अगर इनकी बात मान ली जोशी साहब की तो ये केस रफा दफा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मानी तो इनके पास ऑप्शन है जोशी के पास कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सैट और सेबी के खिलाफ अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ सेबी की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन सामने से निकल के आ रही है उसके बेस पे तो यही है कि 15 दिन के अंदर अंदर एक तो इनको निकाल दिया गया, मतलब आप स्टॉक मार्केट में से बाहर कर दिए गए हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ मिस्टर जोशी कैन नॉट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हैज़ टू गिव 30 करोड़ प्लस वैल्यू, जितना भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है दूसरा बेइज्जती हुई है अलग से। पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इनको मोर और लेस उनको निकाल दिया गया था नौकरी से। एक सोशल आउटकास्टिंग भी होता है। अगर अपने आप को क्लियर प्रूव कर पाते हैं ग्रेट, अगर ये सारी की सारी बात गलत है तो मिस्टर वीरेश जोशी खुद को क्लीन प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो भैया यही है, चाहता तो मैं यही हूँ कि जो सच है वही सामने आए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया होती हैं, होती रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।